हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर एंड यूजेस से रिलेटेड 20+ MCQs को डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। इसको देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन बच्चों को भी मिल जाए जो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम से पहले, उनको भी ये मटेरियल मिल जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। तो ये सबको पता है कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है? तो काल होता है। ये समय को इंगित करता है, ये टाइम को इंडिकेट करता है। ये सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ये इजी है। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप लोग टेंस को कंप्लीट करके जाइएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी टेंस होते हैं इसके सब टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो इसमें आपका देखो, सेंटेंस वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मेजर टाइप होता है वो 5 मतलब जो मेजर सेंटेंस का प्रकार होता है वो 5 प्रकार का होता है। असर्टिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सब आपके मेजर टाइप्स हैं। किसके? तो सेंटेंस के। वैसे सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसमें जो मेजर होता है वो 5 ही होता है, असर्टिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो इसको भी आप लोग क्लियर करके जाइएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों ने इंटर में पढ़ा हुआ है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो फिगर ऑफ स्पीच आपके 7 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 7 प्रकार के होते हैं। सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफ, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोल, ऑनोमाटोपोइया। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे देगा नहीं, ये वैसे ही फॉर एग्जाम्पल देगा। ठीक, क्या कहते हैं, ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा आपको। ये मैंने ये रिवाइज कराने के लिए ये सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं कि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार पता तो वैसे होगा क्योंकि आप लोगों ने इंटर में पढ़ा है, तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं फिगर ऑफ स्पीच? तो आपके फिगर ऑफ स्पीच 7 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? तो सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफ, ऑक्सीमोरॉन, हाइपरबोल, ओनोमाटोपोइया। ठीक है, तो ये कुल 7 टाइप्स होते हैं इसके। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिमिलीज। सिमिली सबको पता है, सिमिली सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सिमिली में जैसे इसका एक आप इसको देख के एक ट्रिक है कि आप जिस भी सेंटेंस में एज, लाइक, शो का प्रयोग मिलता है, ठीक है, एज, लाइक, शो का प्रयोग मिलता है, तो वो क्या होता है? तो सिमिली, वो मतलब वो सेंटेंस या उस सेंटेंस को सिमिली कहते हैं। ठीक है, उसमें जिसमें क्या किया गया हो? तो कंपैरिजन किया गया हो 2 डिफरेंट चीज़ों के बीच में। अगर सेम चीज़ों के बीच में अगर कंपैरिजन है तो वो सिमिली नहीं होगा। जैसे यहाँ पे दिया है राम इज एज ब्रेव एज हिज फादर। तो ये क्या है? सेम जेंडर है, तो इसमें जो कंपैरिजन है वो सिमिली नहीं होगा। सिमिली के लिए आपको 2 डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? तो 2 डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, सेम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक ही जेंडर है। ठीक है, और आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सिमिली क्या है? तो यहाँ ऑप्शन में दे रहा है आपका कि ओ माई लव्स इज लाइक अ रेड रोज। दूसरा ऑप्शन है इट ड्रॉपेड एज अ जेंटल रैन फ्रॉम हेवन, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। ठीक है, लाइफ इज लाइक ए
ट्रिम। तो जो ये कंपैरिजन के लिए लाइक एज का प्रयोग हुआ है, ठीक है, आपने लोगों ने देखा होगा कि इसमें हर जगह पे लाइक और एज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो ये लाइक और एज का प्रयोग हुआ है, तो ये क्या है, ये सिमिली है। और दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में, किन चीज़ों के बीच में, तो देखो माई लव्स लाइक रोज, ठीक है। तो दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में क्या हुआ है, कंपैरिजन हुआ है। और जो जिस वर्ड से कंपैरिजन हुआ है वो क्या है, तो रेड रोज है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिमिली अगर दो सेम चीज़ें हैं और उनके बीच में कंपैरिजन एज लाइक सो का प्रयोग अगर हुआ है तो वो क्या होगा, वो सिमिली नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, ए कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स ऑफ द सेम काइंड इज नॉट अ सिमिली, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि राम इज ए ब्रेव एज हिज फादर, तो ये क्या है, सेम जेंडर है, सेम चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये सिमिली नहीं होगा। सिमिली के लिए दो डिफरेंट चीज़ें होनी चाहिए, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे। तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ही दैट लव्स रोजी चिक, ही दैट लव्स रोजी चिक, मतलब उस कह रहा है कि उसे गुलाबी गाल पसंद है। तो इसका मतलब इसमें भी कंपैरिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कंपैरिजन, गुलाबी गाल, ठीक है। तो कंपैरिजन हुआ गाल की तुलना किससे हुई है, तो गुलाबी से हुई है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो एज लाइक सो का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये क्या है, मेटाफॉर है, क्या है, मेटाफॉर है। मेटाफॉर और सिमिली सेम होते हैं, बस डिफरेंट यही होता है मेटाफॉर और सिमिली में कि सिमिली में एज लाइक सो का प्रयोग किया जाता है और मेटाफॉर में एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसमें भी कंपैरिजन भी होता है और दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। लगभग समझ में आ गया होगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा मेटाफॉर, क्या हो जाएगा, मेटाफॉर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम टू द सेंटेंस टू इंडिकेट्स, मतलब ये किसको इंगित कर रहा है, ए फर्स्ट ऑफ, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, ऑल अबव। तो इसमें जो ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंगित किसको कर रहा है, तो एफोस्ट्रॉफ, यानी कि ये एफोस्ट्रॉफ का क्या है, एग्जाम्पल है। इस तरह से अगर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है कहीं भी, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, तो एफोस्ट्रॉफ का होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, तो एफोस्ट्रॉफ का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि द टीचर सैड बॉयज ओपन योर बुक्स नाउ। ये किसका सेंटेंस है, पूछ रहा है कि डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो कह रहा है कि द टीचर सैड बॉयज ओपन योर बुक्स नाउ। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। अगर आप लोगों ने इन सब नरेशन को नहीं पढ़ा है, एक्टिव वॉइस को, पैसिव वॉइस को नहीं पढ़ा है, तो इसको भी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये भी आपके ग्रामर का पार्ट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया हुआ है। तो कह रहा है कि द टीचर सैड बॉयज ओपन योर बुक्स नाउ। तो ये क्या है, तो डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच है। इसमें आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है, ये भी आप लोग को समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉल द फर्स्ट विटनेस, कह रहा है कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज ने क्या कहा, तो कॉल द फर्स्ट विटनेस। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है कि डायरेक्ट नरेशन है कि इनडायरेक्ट नरेशन है। तो ये भी क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। इसमें स्पीच को क्या किया जाता है, तो इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया जाता है। और जब इसको चेंज किया जाता है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो ये जो इन्वर्टेड कामा होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन इज द प्रिंसिपल सेड टू मी वेयर डू यू लिव। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी वेयर आई लिव इट, आई सो इट। ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। हु आर यू एंड वेयर डू यू लिव सर। आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर, कह रहा है कि आई आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु आर यू एंड वेयर डू यू लिव सर।
तो इसमें आपका इनडायरेक्ट नरेशन पूछ रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। तो देखो यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट स्पीच है और उसी को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है, तो ये आपका हो गया है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई कॉमा दिख रहा है, नहीं नहीं, किसी भी तरह का कोई कॉमा नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ये क्या है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो कहीं भी इसका एक ट्रिक है कि कहीं भी आपको इस तरह का मार्क मिले, ठीक है, इस तरह का सेंटेंस के बाद या वर्ड के बाद या कह सकते हैं शब्दों के बाद अगर इस तरह का मार्क दिखता है तो वो सेंटेंस क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। तो वहीं कह रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ व्हाट ए फाइन कैच। कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ व्हाट ए फाइन कैच, हाउ कोल्ड, ऑल एबव। तो इसमें आपका जो चौथा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों ही ऑप्शन में आपके क्या है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये क्या है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक है, इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। आपको दिया था ना लेटर लिखने के लिए, जॉब के लिए लेटर लिखने के लिए दिया था कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में जॉब के लिए लेटर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन में। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन उठा दें कि मेट्रोपॉलिटन सिटी अपने देश में कितनी है, तो कुल कितनी है मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि महानगर। तो कुल आपके मेजर जो हैं वो 9 हैं। कितने हैं, तो 9 हैं। जैसे मुंबई है, न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, ठीक है, इस तरह के करके आपके कितने हैं, तो 9 हैं। ठीक है, आप लोग जब इसको देखोगे तो आपको इसको भी, इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्लियर कर लेना। सबसे जो पहला है, ठीक है, जो फर्स्ट पे आता है वो आपका मुंबई है। क्या है, मुंबई। ठीक, अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो नाउन 8। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ये सबको पता होगा, ठीक है, ये सबको पता होगा। आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइप्स ऑफ क्लासेस, कह रहा है कि क्लास के टाइप्स हैं कौन कौन से, तो डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी कि ये ए है और ये बी है, तो ये दोनों ही क्या हैं, तो आपके क्लास हैं, क्लास के टाइप्स हैं। डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास कहते हैं। ठीक है, इसको प्रिंसिपल क्लास भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इंडिपेंडेंट क्लास को तो प्रिंसिपल क्लास, मेन क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास, और डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। जैसे आप लोगों को एक सेंटेंस दिया हुआ है मैंने, उसमें आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है और डिपेंडेंट क्लास क्या होता है। तो दिया है कि सी इज़ रीता हु इज़ मोहन्स सिस्टर। तो इसमें शी इज़ रीता क्या है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। क्या है, स्वतंत्र कह सकते हैं कि उपवाक्य है। क्या है, तो स्वतंत्र उपवाक्य है। शी इज रीता हु इज़ मोहन्स सिस्टर, और ये आपका क्या है, ये आपका डिपेंडेंट क्लास है। ये इस पे क्या है, तो आश्रित है। किस पे आश्रित है, तो शी इज रीता पर, शी इज रीता पर क्या है, आश्रित है, इसलिए ये क्या है, तो डिपेंडेंट क्लास है। और ये क्या है, तो इंडिपेंडेंट क्लास है, मेन क्लास है, या प्रिंसिपल क्लास भी कह सकते हो। ठीक है, ये तीनों एक ही होते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास भी अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अब दिया है कि द डिपेंडेंट, यानी कि कह रहा है कि द इंडिपेंडेंट क्लासेस, यानी कि मेन क्लास कह लो या प्रिंसिपल क्लास कह लो या इंडिपेंडेंट क्लास कह लो, तीनों एक ही होते हैं। तो इसमें दे रहा है कि नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ऑल ऑफ एबव। तो ये सारे ही क्या हैं, तो इंडिपेंडेंट क्लास के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप।
ही इज़ रमेश हु इज़ मोहन्स ब्रदर डिपेंडेंट क्लास इन दिस स्टेटमेंट। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट में, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ही इज़ रमेश हु इज़ मोहन्स ब्रदर, इसमें डिपेंडेंट क्लास को आपको ढूंढना है। तो ही इज़ रमेश हु इज़ मोहन्स ब्रदर, रमेश मोहन्स ब्रदर क्या है डिपेंडेंट क्लास, तो आपका जो ये दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ मोहन्स ब्रदर ये क्या है, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लास है जो किस पे आश्रित है, तो इनडिपेंडेंट क्लास पे आश्रित है। स्वतंत्र जो आपका उपवाक्य है उस पे आश्रित रहता है। जो ये आपका आश्रित उपवाक्य कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, तो आश्रित उपवाक्य या डिपेंडेंट क्लास कहा जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। हु इज़ मोहन्स ब्रदर ये आपका क्या है, तो डिपेंडेंट क्लास है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास को अच्छे से पढ़ के जाना, ये बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ए सेंटेंस दैट कंटेन इंडिपेंडेंट क्लास विथ वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास नोन एज अ, कह रहा है कि ये डेफिनेशन देखो, ये किसका डेफिनेशन है आप लोग बताएंगे, ठीक है। कह रहा है कि ए सेंटेंस दैट कंटेन एन इंडिपेंडेंट क्लास विथ वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास, कह रहा है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक क्या रहता है, तो इंडिपेंडेंट क्लास यानी कि स्वतंत्र चर रहता है, और इसमें यानी कि प्रिंसिपल उपवाक्य रहता है, और एक से अधिक सबऑर्डिनेट यानी कि गौण उपवाक्य कह सकते हो, या आपका इंडिपेंडेंट क्लास कह सकते हो रहते हैं। एक से अधिक डिपेंडेंट क्लास और एक क्या रहता है, तो इंडिपेंडेंट क्लास रहता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में और कंपाउंड सेंटेंस में अंतर पूछा था ना, डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिया था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को ऐड किया हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, तो एक आपका इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक से अधिक यानी कि वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लास यानी कि एक से अधिक आपका गौण क्लास होता है, गौण उपवाक्य होता है। तो ऐसे सेंटेंसों को क्या कहा जाता है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए सेंटेंस दैट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास नोन एज अ, कह रहा है कि ए सेंटेंस दैट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास यानी कि दो स्वतंत्र यानी कि मेन क्लास से या कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लास से जो जुड़े रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या था, तो एक इंडिपेंडेंट क्लास था और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास या कह सकते हो कि डिपेंडेंट क्लास थे, जिनके मिलने से क्या बन रहा था, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहा था। और इसमें सिर्फ दो क्या चाहिए, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए यानी कि स्वतंत्र चर चाहिए। किसके लिए, तो कंपाउंड सेंटेंस। जब दो स्वतंत्र उपवाक्य मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। यानी कि कह रहा है कि ए सेंटेंस दैट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लास नोन एज अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ही इज सोहन हु इज मोहन्स ब्रदर एंड ही इज गुड स्टूडेंट, हाउ मेनी क्लास इन दिस सेंटेंस। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन। आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ढूंढना है, ठीक है। और इस तरह से आप पता कर सकते हो कि किस सेंटेंस में कितना क्लास है। तो जैसे ही क्या है, तो सब्जेक्ट है, और इज क्या है, तो वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह से एक क्लास ये हो गया, ठीक है। और हु इज ये भी क्या हो गया, दूसरा क्लास हो गया। ही इज ये भी क्या हो गया, आपका तीसरा क्लास हो गया। तो इस तरह से करके इस सेंटेंस में आपके कुल 3 क्लासेस हैं। कितने क्लासेस हैं, तो 3 क्लासेस हैं। ही इज यहाँ पे क्या है, हमने अभी कहा है कि क्लास का मतलब क्या होता है, क्लासेस का मतलब होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब।
आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्लस वर्ब जहाँ भी दिखेंगे वो आपका क्या होगा, क्लास होगा। क्या होगा, क्लास होगा। तो इस सेंटेंस में क्लास है, ठीक है, इस सेंटेंस में भी क्या है, क्लास है। ये कुल तो एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन ये कॉमा से क्या हुआ है, ये बट गया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इनको क्या की हैं, तो डिवाइड कर दी हैं। वैसे सेंटेंस ये एक ही है। तो इसमें पूछ रहा है कि क्लास कितने हैं, हाउ मेनी क्लासेस इन दिस सेंटेंस। तो आपका 3 क्लास है, जैसे ही इज़, हु इज़ एंड ही इज़। तो ये कुल आपके कितने हुए, 3 हुए। तो आपके 3 क्लासेस हैं इस सेंटेंस में। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्रीज। डिग्रियां कितने प्रकार की होती हैं, तो डिग्रियां कुल 3 प्रकार की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऑल अबव। अब इसमें पूछा जा सकता है कि ये कौन सी डिग्री है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी डिग्री है। जैसे पॉजिटिव में आपका जो मेन वर्ड होता है वही होता है, कंपैरेटिव में क्या होता है, तो ER जुड़ जाता है, और सुपरलेटिव में क्या जुड़ जाता है, तो EST जुड़ जाता है। तो वो क्या हो जाता है, सुपरलेटिव। जैसे अभी अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया है कि जैसे बिग है, ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, बिग, बिगर, बिगेस्ट। इसमें क्या है, ये क्या है, आपका मेन वर्ड है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री है, और ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। यानी कि इसको 2 चीज़ों के बीच में तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये क्या है, सुपरलेटिव। आपको बिल्कुल एक कह सकते हैं कि अपर लेवल का आपको डिग्री दी जाती है। जैसे कहते हो कि गुड है, बेस्ट है, गुड है, बेटर है, बेस्ट है, ठीक है। तो बेटर का मतलब हाँ उससे ठीक है, उससे क्या है, ठीक है, यानी कि हम इसके बीच में क्या कर रहे हैं, तो तुलना कर रहे हैं। बेस्ट का मतलब इसकी कोई तुलना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से डिग्रियां कितनी हैं, तो 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन, हाँ ये आपका 20 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, जिसकी वजह से ये उलट पुलट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, सुपरलेटिव डिग्रीज। क्वेश्चन कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री इसमें से क्या है, तो आपका सुपरलेटिव डिग्री, मैंने अभी बताया कि सुपरलेटिव डिग्री को कभी भी अगर पता करना है तो उसमें वर्ड के अंत में देखा जाता है कि EST जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, जो भी एडजेक्टिव होता है उसके अंत में क्या जुड़ा रहता है, तो EST। अगर इसी जगह पे पूछता कि कंपैरेटिव क्या होता है, तो उसके जगह पे ER जुड़ा रहता है, ठीक है। अंत में जो भी एडजेक्टिव होते हैं उसके अंत में क्या जुड़ा रहता है, तो ER जुड़ा रहता है। और बाकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो सिंपल जो मेन वर्ड होता है उसी को पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को समझ में आया होगा, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं और भी पेपर्स और भी क्वेश्चन सेट करके आप लोगों को अपलोड करा दूंगी, आप लोग देख लेना उसको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।